हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ MPA 001 की क्लास 3 फॉर जून एग्जामिनेशन। इससे पहले मैं 2 क्लासेस और डिस्कस कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने कई क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, ठीक है। और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं आपको उन्हें भी देखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना सिलेबस MPA 001 का डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के अंदर से जो यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं सिलेबस वाले वीडियो में, आप उन यूनिट्स को कवर कीजिए। चाहे आपको जहाँ से भी करना हो, चाहे आपको बुक से करना हो वहाँ से कीजिए, आपको हमारी यूट्यूब क्लासेस से करना है वहाँ से कीजिए, और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज करने हैं तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसकी फ्री क्लासेस फ्री PDF भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। यूट्यूब क्लासेस की फ्री PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है, आपको सर्च करना है MPS 001 जून 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप वहां से इस वाले लिंक पे जाएंगे, हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज वाले लिंक पे। जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके अलावा नीचे जो है आपको यहाँ पे PDF का जो है लिंक दिया हुआ है, MPA 001 जून 2025 एग्जाम यूट्यूब क्लासेस PDF लिंक। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ये सारे PDF डाउनलोड करेंगे। अभी केवल क्लास 1 के PDF अपलोड हुए हैं, आज रात तक मैं क्लास 2 और 3 के PDF भी यहाँ पे अपलोड करवा दूंगी ताकि आप तीनों क्लासेस के PDFs को फ्री में डाउनलोड कर सकें। उसके अलावा अगर आपको अपने नोट्स को परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पे, ये आपको दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप MPA 001 का गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। MPA 001 हिंदी गेस्ट पेपर, MPA 001 गेस्ट पेपर इन इंग्लिश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी क्लास को शुरू करती हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बता दी है। कंप्लीट प्लेलिस्ट वगैरह सब आप देख लेना, और कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट करके पूछ लेना। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्कस करता है बहु सांस्कृतिकवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को बहु सांस्कृतिकवाद का मतलब पहले मैं बता देती हूँ। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा समाज जहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा समाज जहाँ पर अलग अलग धर्मों के, जातियों के, भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। जैसे कि हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे देश भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। कोई हम देखते हैं होली मनाता है, तो कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है। ऐसे ही कनाडा का आपके पास एक उदाहरण हो जाता है। तो बहुसांस्कृतिकवाद में हम क्या देखते हैं कि हमें सहिष्णुता देखने के लिए मिलती है, सद्भाव देखने के लिए मिलता है। जो लोग हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सीखते हैं। बहुसांस्कृतिकवाद के क्या केवल फायदे ही फायदे हैं, या इसमें कुछ, इसको हम इसकी आलोचना भी कर सकते हैं क्या? तो इसका क्रिटिसिज्म भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हम समझते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो बहुसांस्कृतिकवाद के आंसर में सबसे पहले आप इसको इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि बहुसांस्कृतिकवाद उस विचारधारा को कहा जाता है जिसमें एक देश या समाज में विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा और जातीयता के लोग सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और सभी को सम्मान तथा अधिकार दिए जाते हैं। यह विचार विविधता को बोझ नहीं बल्कि समाज की शक्ति मानता है। यानी कि समाज में जो विविधता होती है ना, वो गाइस बोझ नहीं है, विविधता बोझ नहीं है बल्कि क्या है, शक्ति है। कैसे कि देखो, जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं या जातियों के लोग एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो ये कोई बोझ नहीं है बल्कि शक्ति है। बहुसांस्कृतिकवाद उदारवाद की उस कमी के जवाब में सामने आया। अगर मैं बात करती हूँ उदारवाद विचारधारा की, तो उदारवाद में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ना, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बल्कि उस पे समूहों को नहीं, ग्रुप्स के विचारों को, सॉरी, समूह का मतलब क्या है, ग्रुप, समूहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, समूहों की अनदेखी की जाती है और व्यक्तिगत अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया जाता है उदारवाद में। वहीं जब मैं बात करती हूँ बहुसांस्कृतिकवाद की, तो बहुसांस्कृतिकवाद में हम क्या देखते हैं कि पूरे समूह की बात इसमें
की जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसकी मुख्य विशेषताओं में क्या क्या आता है। पहला, सामूहिक अधिकारों को मान्यता मिलती है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपना धर्म, भाषा और परंपराओं को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं ना, इसके अंदर जिनकी संख्या कम होती है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सभी सांस्कृतिक समूहों को समान अवसर और सामाजिक भागीदारी भी दी जाती है। तो जो विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग हैं उन्हें समान अवसर मिलते हैं, उनकी सामाजिक भागीदारी होती है, यानी कि सांस्कृतिक विविधता का ये सम्मान करता है। तीसरी चीज इसमें हमें राज्य की भूमिका देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो राज्य है वो इसके अंदर एक निष्पक्ष भूमिका निभाता है और राज्य ऐसी नीतियां बनाता है जिससे कि सभी लोगों को समान अधिकार मिल सकें। इसके अंदर हमारे प्रमुख विचारक विल किमलिका हैं, भीखू पारेख हैं। तो वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि विल किमलिका क्या कहती हैं, विल किमलिका कहते हैं कि सांस्कृतिक अधिकार अल्पसंख्यकों को समाज में समान भागीदारी दिलाने के लिए जरूरी है। इसका क्या मतलब है बताओ? अल्पसंख्यकों को समान भागीदारी दिलाने के लिए जरूरी है, इसका मतलब अगर हम समझें, सो गाइस इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग जिनकी संख्या कम है ना, जिनकी संख्या कम होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और अगर हम सांस्कृतिक अधिकार देंगे ना लोगों को, तो वो लोग भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि सभी संस्कृतियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, हर इंसान को अपनी संस्कृति और पहचान बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। है ना, समझ में आ रहा है? ये सब आप विल किमलिका के बारे में बता सकते हैं। हाँ, मैं आपको ना उनकी किताब बता देती हूँ। एक उनकी ना किताब है जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। क्या है उनकी बुक का नाम? बुक का नाम है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। ज़्यादा पुरानी किताब नहीं है। सिटीजनशिप 1995 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। ये उनकी प्रसिद्ध एक बुक है। ठीक है, और उन्होंने इसमें बताया है कि कैसे सांस्कृतिक विविधता को लोकतांत्रिक देशों में न्याय के साथ अपनाया जा सकता है। ये बुक अच्छी है, उन्होंने लिखी है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। भीखू पारेख के बारे में आप अपने आंसर में बता सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? तो कुछ आलोचकों का मानना है कि बहुसांस्कृतिकवाद से समाज में विभाजन बढ़ सकता है। समाज में विभाजन कैसे बढ़ सकता है इसको समझेंगे। जैसे कि देखो, इसकी आलोचना करने के लिए आ जाता है, नहीं भी आता ना, सिर्फ आपको नॉर्मली पूछा जाता है तो आपको आलोचना वगैरह हर चीज के साथ उसको लिखना होता है। तो आप इसकी आलोचना में पहला क्या लिख सकते हो कि इसकी वजह से एकता में कमी हो सकती, जस्ट अ मिनट, एकता में कमी हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हर कोई अपना अपना करेगा तो समाज में बंटवारा हो जाएगा। है ना, जैसे मान लो कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही धर्म या भाषा वाले लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, जैसे बाकी समाज से उनकी दूरी बन जाती है। राष्ट्रीय पहचान को खतरा होता है अगर सब लोग राष्ट्रभाषा की जगह केवल अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करें, तो देश की एकता पर भी असर पड़ सकता है और हमें सांस्कृतिक टकराव भी देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि हर एक संस्कृति के गाइस देखो अपने अपने उनके नियम होते हैं और कभी कभी उनके जो नियम हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कोई चीज जो एक संस्कृति में सही मानी जाती हो उसे दूसरी में गलत माना जा सकता है। इससे समाज में जो है टकराव होता है ना, और समाज के अंदर एकता में जो है कमी आती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लास्ट में अपने आंसर में कंक्लूजन लिख देंगे। ये सारा जो है आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है जो भी मैंने आपको बताया है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन में। सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आपको आकलन करना है। लोकतंत्र गाइस, व्हाट इज लोकतंत्र? क्या इसको मैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी कह दूं? तो अब तो आप कहोगे कि इसकी तो बस ट्रांसलेशन बता दी, मतलब तो बताया ही नहीं। सो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी गाइस एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हमारी जो जनता है ना, हमारी जो जनता होती है वो सबसे ऊपर होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। ठीक है, यानी देश की सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और हमारे जनता की होती है। जैसा कि अब्राहम लिंकन भी कहते हैं, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, समानता, स्वतंत्रता होती है, कानून का शासन होता है, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के, जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं।
क्या लोकतंत्र के सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं? क्या चैलेंजेस लोकतंत्र फेस करता है, उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि लोकतंत्र अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, है ना, ये सब को फेस करता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। यह जन भागीदारी, राजनीतिक समानता, उत्तरदायित्व और कानून के शासन जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हमें कानून का शासन देखने के लिए मिलता है। लोकतंत्र न केवल शासन की एक प्रणाली है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सामाजिक राजनीतिक पद्धति भी है। लोकतंत्र के स्वरूप की विशेषताओं में हम बताएंगे कि हमें यहाँ पर प्रतिनिधिक शासन प्रणाली देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो जनता है वो चुनावों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। दूसरा, सरकार जनता को उत्तरदायी होती है और समय समय पर जनमत के माध्यम से परखी जाती है। अगर जनता चाहे तो वो अपनी सरकार को हटा भी सकती है। सभी नागरिक, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, सभी कानून के समक्ष बराबर होते हैं, कानून के समक्ष समान होते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकार लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हमें देखने के लिए मिलता है। आप बताइए, क्या कभी प्रधानमंत्री चुनने में, राष्ट्रपति चुनने में, क्या हमारे देश में कभी कोई दंगे फसाद होते हैं? नहीं होते, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में सत्ता का जब परिवर्तन होता है तो बिना हिंसा और विद्रोह के हो जाता है। लोकतंत्र की कुछ सीमाएं होती हैं। लोकतंत्र कुछ चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि लोकतंत्र से बहुसंख्यकवाद का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि जब हम देखते हैं कि किसी भी देश में एक धर्म या जाति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी चलाते हैं और कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अधिकारों की अनदेखी हो जाती है। और जो हमारे राजनेता होते हैं वो ऐसे जानबूझ के जनता को लालच देने के लिए अल्पकालिक लाभ जैसी चीज़ें उनको बताते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें फॉलो वो नहीं करते। हमें भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है, जातिगत राजनीति हमें देखने के लिए मिलती है, लोकतंत्र में जातिवाद हमें देखने के लिए मिलता है और निर्णय की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा धीमी इसमें होती है। अमर्त्य सेन के विचारों के बारे में आप बता सकते हो और रॉबर्ट डहेल के विचारों के बारे में आप बता सकते हो कि अमर्त्य सेन लोकतंत्र को मानव स्वतंत्रता और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि लोकतंत्र को बहुलतावादी और सहभागिता आधारित शासन प्रणाली वो बताते हैं। फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे। तो सरकार के स्वरूप के रूप में लोकतंत्र एक आदर्श प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि यह जनता की भागीदारी, मानवाधिकारों की रक्षा और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करता है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता नागरिक जागरूकता, स्वतंत्र संस्थाओं और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। सो ये सारा आप अपने इंट्रोडक्शन में बता देंगे। आई होप कि आपको सारा अच्छे समझ में आया होगा। जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करना है। और अगर आपको अपने नोट्स या कुछ भी परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं shop.hindustanknowledge.com, जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। और इनके फ्री PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए MPS 001 जून 2025 एग्जाम यूट्यूब क्लासेस PDF लिंक और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे कमेंट्स में। ओके गाइस।